साथियों नमस्कार। लूनिया केमिस्ट्री क्लासेज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो अपना बायोमोलिक्यूल चैप्टर चल रहा था, उस बायोमोलिक्यूल में आज अपन एक नए टॉपिक की बात करेंगे, एंजाइम के बारे में। तो अपना जो टॉपिक रहेगा एंजाइम, इसी को बोला जाता है एंजाइम। देखिए दोस्तों, एंजाइम क्या होता है इसके बारे में अपन करेंगे बातचीत। देखना, ये शब्द आपको दिखाई दे रहा है एन। एन का मतलब हो गया इन, और जाइम का मतलब हो गया जाइमेज, और जाइमेज का मतलब हो गया इष्ट सेल या इष्ट। इष्ट का मतलब हो गया इष्ट कोशिकाएं होगी। तो देखो, बात करते हैं एंजाइम के बारे में। एक्चुअल में इसका परिचय देखते हैं होता क्या है। देखिए, जो मानव शरीर होता है अपना, उसमें जितनी भी जो जैविक क्रियाएं होती है वो सभी एंजाइम के द्वारा ही होती है। देखो, यदि एंजाइम नहीं होते तो अपना जो भोजन के पाचन की क्रिया है उसमें कई दिन लग जाते, कई महीने लग जाते, कई साल लग जाते, यदि एंजाइम नहीं होते तो एंजाइम है जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, जैविक क्रियाएं होती है, उनको संपादित करने का कार्य करता है। देखिए, जो आपका एंजाइम होता है वो एक प्रकार के बायोकैटालिस्ट होते हैं। बायोकैटालिस्ट का मतलब हो गया, इन्हें बोला जाता है जैव उत्प्रेरक। और एंजाइम जितने भी होते हैं, जो लिविंग सेल होती है, जीवित कोशिकाएं होती है, उनके द्वारा इनका संश्लेषण किया जाता है। तो अपन बात करते हैं एंजाइम क्या हो गई, प्रकार के बायोकैटालिस्ट हो गई। और जानते हो बायोकैटालिस्ट का मीन्स क्या हुआ, एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक हुई। जैव उत्प्रेरक का मतलब होगा कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है, उन सब को क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं या उत्प्रेरित करते हैं। और इनका जो संश्लेषण होता है एंजाइम्स का, वो किसके द्वारा किया जाता है, तो संश्लेषण जीवित जो कोशिका होती है, आपकी जो लिविंग सेल होती है, उसके द्वारा संश्लेषण किया जाता है। चलिए बात करते हैं एंजाइम के आगे की बातें। तो देखो, सबसे पहले एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था बर्जीलियस। इस बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम एक एंजाइम है एमाइलेज एंजाइम, जिसकी खोज की। तो इसने क्या किया, सर्वप्रथम एमाइलेज एंजाइम की खोज की। एमाइलेज एंजाइम की खोज, और वो किसके द्वारा की गई, बर्जीलियस के द्वारा की गई। उसके बाद में आगे कुछ साइंटिस्ट और आए, जैसे एक साइंटिस्ट था आपका कुहन। जो कुहन नामक वैज्ञानिक था, उसने जो जैव उत्प्रेरक थे आपके बायोकैटालिस्ट, उनको एंजाइम कहा। तो कुहन नामक वैज्ञानिक ने इनको क्या कहा, एंजाइम कहा, जैव उत्प्रेरकों को। फिर एक वैज्ञानिक था जेबी सुमनर। क्या था नाम, जेबी सुमनर। ये जो सुमनर सर थे, सुमनर साहब थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सर्वप्रथम जो आपकी लैब होती है, प्रयोगशाला होती है, उसमें एक एंजाइम था यूरिएज एंजाइम, और उस यूरिएज एंजाइम को क्रिस्टलीकृत किया प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में। तो इन्होंने क्या किया, यूरिएज जो एंजाइम होता है, उस यूरिएज एंजाइम को सर्वप्रथम, लैब की बात कर रहा हूं, प्रयोगशाला में कर दिया इन्होंने क्रिस्टलीकृत। तो यानी जो जेबी सुमनर थे, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, यूरिएज एंजाइम को प्रयोगशाला में संश्लेषित किया, और यह बताया कि जो आपके एंजाइम्स होते हैं एक प्रकार के प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। तो एंजाइम का निर्माण होता है वो प्रोटीन के द्वारा होता है। वो प्रोटीन आपकी सरल भी हो सकती है, वो प्रोटीन आपकी संयुग्मित भी हो सकती है, और वो प्रोटीन आपकी व्युत्पन्न भी हो सकती है। यानी इनके द्वारा क्या बनता है, एंजाइम का निर्माण होता है। चलिए
बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, इसकी परिभाषा। एक वैज्ञानिक था मेयरबेक। इस मेयरबेक नामक वैज्ञानिक ने एंजाइम की परिभाषा दी। देखना, एंजाइम की डेफिनेशन की बात करेंगे, वैज्ञानिक थे मेयरबेक। चलिए, मेयरबेक साहब ने क्या बोला? मेयरबेक साहब ने ये बोला कि आपके जो एंजाइम होते हैं वो एक प्रकार के क्या होते हैं, सरल और संयुग्मित प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अभी ठीक पीछे मैंने एक बात बोली, यही बात बोली थी। मेयरबेक ने कहा कि आपके जो एंजाइम होते हैं वो सरल और संयुग्मित प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसका मतलब एक प्रकार की प्रोटीन ही होते हैं, और जो किसकी तरह कार्य करते हैं, एक विशिष्ट उत्प्रेरक की तरह वो क्या करेंगे, कार्य करेंगे। इसका मतलब ये हो गए, एक विशिष्ट उत्प्रेरक है उसकी भांति कार्य करते हैं, विशिष्ट उत्प्रेरक की तरह ये क्या करेंगे, आपके एंजाइम कार्य करेंगे। चलिए बात करते हैं इससे आगे की। जो आपके एंजाइम होते हैं, इन्होंने फिर ये बताया कि ये प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि कोई रासायनिक जो आपकी रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, उनमें खुद में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उस जैविक क्रिया को क्या कर देते हैं, ये संपादित कर देते हैं, उस जैविक क्रिया को पूर्ण करवा देते हैं। इसका मतलब एंजाइम स्वयं क्या होते हैं, एक प्रकार इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, ये स्वयं अपरिवर्तित होते हैं। अब बात करते हैं एंजाइम के गुणधर्मों की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम के गुणधर्म बोल दो आप, चाहे आप लक्षण बोल दो। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम के गुणधर्मों की बात करेंगे अपन। चलिए देखना, जो आपके एंजाइम होते हैं, मैंने बोला कि सभी प्रकार के जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं और आरएनए के अलावा। समझ गए? तो मैं यहां लिख देता हूं, जो आपके एंजाइम होते हैं वो किसके द्वारा मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। इसका मतलब एक इसमें एक्सेप्ट हो गया, अपवाद हो गया, और वो कौन सा, आपका आरएनए हो गया पहला पॉइंट। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। एंजाइम होते हैं आपके कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। एंजाइम का कोई किसी प्रकार का रंग नहीं होता है। इसके अलावा अम्ल है, आपकी लवण है। अम्ल और लवण में ये क्या होते हैं, विलेय होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। अगला ध्यान रखना, कोई रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें एंजाइम कभी समाप्त नहीं होते। जब भी कभी कोई रासायनिक रिएक्शन होगी तो एंजाइम कभी स्वयं समाप्त नहीं होते, लेकिन वो क्या कर देते हैं, परिवर्तित हुए बिना उस अभिक्रिया में परिवर्तन कर देते। इसका मतलब एक प्रकार की उत्प्रेरक हुई है। चलिए, एंजाइम है, इसके लिए उत्प्रेरक की थोड़ी मात्रा की भी आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा एक खास पॉइंट देखना, एंजाइम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, सक्रियण ऊर्जा होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। उसकी सक्रियण ऊर्जा को कम कर देंगे और उस अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की गति बढ़ा देते हैं, जिसके कारण अभिक्रिया का दर होता है या जो अभिक्रिया का वेग होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखना, एंजाइम क्या करते हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसकी गति को बढ़ा देते हैं, लेकिन एंजाइम की जो गति को बढ़ा देते हैं बट ये उस अभिक्रिया की दिशा पर और उसके साम्य अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देते हैं। तो ये क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। बट क्या करोगे,
ये क्या करेंगे, आपके जो एंजाइम होते हैं वो सभी क्रिया की गति की बात कर लो चाहिए आप, और उसकी साम्य अवस्था पर गति, और उसके साम्य अवस्था पर उसका जहां इक्विलिब्रियम आ जाता है उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखना, एंजाइम की सक्रियता, यानी एंजाइम है वो कहां तक एक्टिव रहते हैं, सब जानते हो आप अच्छी तरीके से। पीएच की वैल्यू होती है 7 से 8, इस 7 से 8 पीएच पर आपके एंजाइम है वो एक्टिव रहते हैं। और इसके अलावा बात करते हैं टेम्परेचर की, तो 310 केल्विन टेम्परेचर पर आपके एंजाइम एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना आप, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। क्या होता है एंजाइम का विकृतीकरण, यहां लिखा जा सकता है एंजाइम का विकृतीकरण। चलिए देखना क्या होता है एंजाइम का विकृतीकरण। देखना अपन ने क्या किया, कोई हाई टेम्परेचर लिया, इसके अलावा फोटोकेमिकल प्रकाश लिया अपन ने, समझ गए, या पराबैंगनी प्रकाश आप जिसको बोल सकते हो, अल्ट्रावायलेट प्रकाश लिया, कोई एसिड हो, कोई आपका साल्ट हो, कोई आपके बेसिक रिएजेंट हो सकते हैं, क्षारीय अभिकर्मक हो सकते हैं, जिसके कारण एंजाइम की नेचर है, उसकी प्रकृति है और उसकी संरचना है वो क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है। समझ गए ना, क्या होता है कि एंजाइम पर जब उच्च ताप है, हाई टेम्परेचर, पीएच, इसके अलावा आपका कोई फोटोकेमिकल प्रकाश है, आप बोल सकते हो कोई यूवी रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी प्रकाश है, कोई आपका बेसिक रिएजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई आपके हो गए क्षारीय अभिकर्मक हुए, इन आदि की उपस्थिति में क्या होगा, एंजाइम है, उस एंजाइम की जो स्ट्रक्चर होती है, मतलब संरचना है, वो क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है। और इसके अलावा इसकी नेचर होती है वो क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है, या बोल सकते हो कि एंजाइम की जो जैविक सक्रियता होती है वो नष्ट हो जाती है। इसी को आप बोलते हो एंजाइम का विकृतीकरण। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एंजाइम का विकृतीकरण क्या होता है, जब एंजाइम को उच्च ताप है, पीएच है, इसके अलावा एचन्यू है, यूवी रेडिएशन है, बेसिक रिएजेंट क्षारीय अभिकर्मक है, इन सब की उपस्थिति में क्या होता है कि एंजाइम की स्ट्रक्चर है, उसकी संरचना है, उसकी प्रकृति है, या उसकी जैविक सक्रियता है, उसमें क्या हो जाती है, विकृति हो जाती है, और इसे ही आप क्या बोलते हो, एंजाइम का विकृतीकरण कहते हो। चलिए अगला पॉइंट देखना, एंजाइम क्या करते हैं, कोई अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया को प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाते हैं, उसको टेम्पलेट उपलब्ध करवाते हैं। और कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जहां पर आप कृत्रिम एंजाइम भी काम में ले सकते हो। अब अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एंजाइम की मैकेनिज्म की, एंजाइम की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। देखना अपना टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, एंजाइम की क्रिया विधि। देखना क्या करते हैं एंजाइम, मैंने भी एक लाइन बोली थी ठीक समय पहले कि एंजाइम क्या करते हैं, एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक होते हैं, इसके अलावा किसी विशेष रासायनिक अभिक्रिया में ये किसी रिएजेंट की बात कर लो चाहिए आप, उसको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाते हैं, जिस पर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में रिएक्शन करते हैं। अब देखो जैसे जैसे क्या होगा, टेम्परेचर कम होता है तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंजाइम की क्रिया विधि को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिक आए और उन सबने एंजाइम की मैकेनिज्म को बताया। उन्हें कहा कि जो एंजाइम होते हैं वो किसी क्रियाधार के साथ जुड़ेंगे,
और वो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको बोला जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। बाद में वो क्रिया करते हैं, वो इंटरमीडिएट बना देते हैं, एक मध्यवर्ती संकुल बनाते हैं, वही मध्यवर्ती संकुल आपका एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट में आपके एंजाइम प्रोडक्ट वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। शायद यहां तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा। अभी इसके लिए एक वैज्ञानिक था जिसको आप बायोलॉजी में जहां एंजाइम पढ़ते हो वहां पढ़ते हो, एमिल फिशर। इन्होंने क्या कहा, एक सिद्धांत दिया, ताला चाबी सिद्धांत। इनके सिद्धांत को बोला जाता है लॉक एंड की थ्योरी। इन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार एक विशेष प्रकार की चाबी द्वारा एक विशेष प्रकार का ताला खुलता है, ठीक उसी प्रकार किसी विशेष अभिक्रिया को संपादित करवाने के लिए किसी विशेष प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता होती है। यही क्या होता है आपका लॉक एंड की थ्योरी होता है, एमिल फिशर के द्वारा दिया। चलो, एक वैज्ञानिक था, कोसलैंड नामक वैज्ञानिक थे। कोसलैंड साहब ने एक सिद्धांत दिया जिसको बोला जाता है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। प्रेरित आसंजन सिद्धांत, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। प्रेरित आसंजन सिद्धांत या इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। चलिए, ये दो थ्योरी है जो एंजाइम की मैकेनिज्म में पढ़ी जाती है, केवल आपको नाम ध्यान रखना है। अब अपन करते हैं एंजाइम की क्रियाविधि कैसे होती है। चलिए देखना इधर। सबसे पहले क्या होता है, कोई आपका एंजाइम है, वो किसी सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है, किसी क्रियाधार के साथ जुड़ता है, तो एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर देता है। इसको बोला जाता है ES। यहां तक समझ गए मेरी बात को? तो ई का मतलब वहां लिख दूंगा मैं साइड में सब बातें। चलिए, फिर क्या होगा आपका, ये जो ES होगा इसको बोला जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम क्रियाधार संकुल। ये बना देता है आपका EI। EI का मतलब हो गया एंजाइम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम मध्यवर्ती संकुल बना देता है। फिर ये जो एंजाइम मध्यवर्ती संकुल होता है ये आगे बनाता है EP। EP का मतलब हो गया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम उत्पाद संकुल बनाता है। और लास्ट में क्या होगा, आपका जो एंजाइम प्रोडक्ट है वो कॉम्प्लेक्स है जो वो एंजाइम में और प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाते हैं। तो ये 4 स्टेप में होती है। सबसे पहले क्या होगा, एक विशेष प्रकार की क्रियाधार से आपका एंजाइम क्रिया करता है और वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको बोला जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ये कन्वर्ट होता है एंजाइम इंटरमीडिएट में। फिर आपका जो एंजाइम इंटरमीडिएट होता है वो बनाता है एंजाइम प्रोडक्ट, और एंजाइम प्रोडक्ट है वो लास्ट में आपका टूट जाता है, जो कॉम्प्लेक्स होगा वो एंजाइम और प्रोडक्ट में। यानी जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं, ब्रैकेट का मतलब यहां पर हो गया कोई संकुल का निर्माण हो रहा है। तो इसके साथ में जब भी आप ये नाम लोगे तो हमेशा आपको संकुल बोलना पड़ेगा साथ में। शायद यहां तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। अब ये जो दिखाई दे रहे हैं आप सबको, ये कौन सी चीज क्या है, तो यहां लिख सकता हूं मैं वह है। देखना ये ई का मतलब क्या हुआ आपका एंजाइम, हिंदी में भी एंजाइम ही होगा। एस का मतलब क्या हुआ सबस्ट्रेट, जिसको आप बोलते हो क्रिया कारक या आपका क्रिया दा। जो ES है जहां आपको ब्रैकेट दिख रहा है इसको बोला जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो क्या हो गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसको बोला जाएगा एंजाइम क्रियाधार संकुल। फिर आपका जो एंजाइम क्रियाधार संकुल जो होता है
ये क्या बनाता है, एंजाइम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। तो यहां लिख देता हूं मैं EI। EI का मतलब क्या हुआ, एंजाइम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। इसको बोला जाता है एंजाइम मध्यवर्ती संकुल। एंजाइम मध्यवर्ती संकुल, समझ गए। फिर आपका जो ईपी बनता है इसको बोलोगे आप एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब हुआ एंजाइम उत्पाद संकुल। ये हो गया आपका एंजाइम उत्पाद संकुल। चलिए लास्ट में आपका क्या होता है, ई बनता है। ई का मतलब क्या हो गया, एंजाइम जानते हो, और पी का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, जिसको आप बोलते हो उत्पाद। और ये होती है 4 स्टेप में। तो आप यहां लिख सकते हो स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, और ये आपकी क्या होगी यहाँ स्टेप फोर्थ। चलिए ये होती है एंजाइम की मैकेनिज्म। अब बात करते हैं अपन आगे की एंजाइम का नामकरण और उसके प्रकार, उनके बारे में बात करते हैं। देखना, नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, और जो एंजाइम है उनका क्लासिफिकेशन, उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया उसकी बात करते हैं। तो अपना टॉपिक है नोमेनक्लेचर, नामकरण एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। देखिए एंजाइम का जो नामकरण किया जाता है तो उसके नाम में लगभग जो एंजाइम होंगे उनके लास्ट में आपको एक वर्ड देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है एज। जैसे आपने सुना होगा एक एंजाइम होता है प्रोटीएज, लाइपेज, समझ गए। इसी प्रकार माल्टेज। तो ये सब क्या है, ये सभी एंजाइम है। और उनका जब भी आप नाम लिखोगे तो अंत में क्या लगाओगे, आप एज शब्द काम में लोगे। फिर देखना, एक संस्थान है आईयूपी। जिस प्रकार नोमेनक्लेचर के लिए आपकी संस्था होती है आईयूपीएसी, उसी प्रकार ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट होता है एंजाइम, जैव रसायन का। तो इसकी जो ब्रांच होती है, मतलब जो मुख्य जो इसका संगठन बना हुआ होता है, एक संस्था है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायो केमिस्ट्री। ये एक संस्थान है। इस संस्थान ने क्या किया, जो आपके एंजाइम है उस एंजाइम को क्लासिफिकेशन किया और एंजाइम को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया। तो देखिए लगभग 6 भागों में बांटा गया है अब तक एंजाइम को। उन सब की अपन बात कर लेते हैं। नाम से आप समझ जाओगे हर चीज को कि कौन सा एंजाइम कहाँ क्या काम आ रहा है, ये सब चीजें आप नाम से बता दोगे। पहला एंजाइम ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। आप इसको हिंदी में भी ये बोलोगे ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। चलिए देखना, नाम से स्पष्ट है। ऑक्सीडो का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और रिडक्टेज का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन हो और जिसमें क्या हो, रिडक्शन हो, उन सब में क्या होता है, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम काम करते हैं। आपने देखा होगा जो रेस्पिरेशन इक्वेशन होती है, श्वसन की जहां क्रिया होती है, और जहां किण्वन होता है फर्मेंटेशन।
फर्मेंटेशन के द्वारा क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। तो इस प्रोसेस में यहां पर जो एंजाइम काम में लिए जाते हैं उनको बोला जाता है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। समझ गए मेरी बात को। चलिए दूसरा एंजाइम ट्रांसफेरेजेज। देखो लास्ट में एज आ रहा है तो ये आप क्या लिखोगे, ट्रांसफेरेजेज। देखना ट्रांसफेरेजेज, ट्रांसफर शब्द दिख रहा है और ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ट्रांसफर का मीन क्या हुआ, स्थानांतरण। तो ये क्या करते हैं, कोई एक पदार्थ है और उस एक पदार्थ से किसी दूसरे पदार्थ तक किसी ग्रुप का स्थानांतरण होता है और किसी रिएक्शंस को उत्प्रेरित करते हैं, उसी को बोला जाता है ट्रांसफेरेजेज एंजाइम। चलिए देखना कैसे, जैसे AB और CD में कोई रिएक्शन हो रही है या आपके कोई क्रियाधार है तो क्या होगा, ट्रांसफर होगा, यहां पर ये आ जाएगा और ये यहां पर आ जाएगा, इसका मतलब हो रहा है ट्रांसफर। समझ गए मेरी बात को। चलिए ट्रांसफर होने के कारण यहाँ क्या बना, AC और आपका यहाँ क्या बन गया, BT। ये हो गया ट्रांसफेरेजेज एंजाइम। चलिए अगला एंजाइम है, इसको कहते हैं हाइड्रोलेजेज एंजाइम। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलेजेज। चलिए हाइड्रोलेजेज का मतलब होगा आपको क्या करना पड़ेगा, उसका हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा, जल अपघटन करना पड़ेगा। तो जो जल अपघटन की क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, हाइड्रोलाइसिस क्रिया होती है, जल अपघटन क्रिया होती है, यदि उसको कोई आपका एंजाइम उत्प्रेरित करता है तो उसको बोला जाता है हाइड्रोलेजेज एंजाइम। जैसे क्या होगा, जैसे कोई AB क्रियाधार है, इसने जल अपघटित हुआ H2O के साथ जुड़ के, समझ गए, तो ये क्या बना रहा है, यहां से ये बना रहा है AOH और ये क्या बना रहा है, यहाँ BH बना रहा है। समझ गए मेरी बात को। तो ये एंजाइम कौन सा हुआ आपका, हाइड्रोलेजेज एंजाइम। चलिए अगला एंजाइम की अपन बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो आपका एंजाइम है वो है लाइजेज एंजाइम। लाइजेज एंजाइम देखो क्या होता है, अपन ने अभी एक जल अपघटन पढ़ा। अब जल अपघटन की क्रिया के अलावा यदि कोई समूह है उसको हटाने के लिए कोई एंजाइम यदि काम में लिया जा रहा है जिसके कारण वहां डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, उसको आप क्या बोलोगे, लाइजेज एंजाइम। लाइजेज का मतलब किसी समूह का हटना। जैसे AB है, अब यहां से क्या बना सकते हैं, A+B बना सकते हैं, हो सकता है ऐसा प्रोसेस संभव है। चलिए आइए देखते हैं अगला एंजाइम। अगला जो एंजाइम होगा अपने पास में, इसको बोला जाता है आइसोमेरेज एंजाइम। आइसोमेरेज एंजाइम, आइसोमेरेज का आपसे नाम से स्पष्ट है, आइसोमराइजेशन की क्रिया हो रही है। इसका मतलब आइसोमराइजेशन का मतलब क्या हुआ, उसमें समावयवीकरण की क्रिया हो रही है। तो आपके जो जितने भी होते हैं समावयवीकरण की जो प्रोसेस होती है उसमें जो एंजाइम भाग लेते हैं उन सबको क्या बोला जाता है, आइसोमेरेजेज एंजाइम बोला जाता है। नाम से स्पष्ट है, आइसोमर बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं यहाँ पर, आइसोमर फॉर्म हो रहे हैं, तो आइसोमेरेजेज एंजाइम हो गए। एक एंजाइम और होता है लाइगेज एंजाइम होता है, जिसको बोला जाता है सिंथेसिस एंजाइम या सिंथेटिक एंजाइम। चलिए देखना क्या होता है। आइसोमेरेजेज एंजाइम की बात करेंगे अपन, आइसोमेरेजेज एंजाइम की बात करते हैं।
नाम से स्पष्ट है, समावयवीकरण की जहां क्रिया होती है वहां पर जो एंजाइम काम में लिए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, आइसोमेरेजेज एंजाइम। अगला है लाइगेजेज एंजाइम। लाइगेजेज एंजाइम और इसी को बोला जाता है सिंथेटेज एंजाइम। अब जब ये क्या करते हैं, किसी समूह को जोड़ने का कार्य करते हैं, और वो किसके द्वारा होता है, आप जानते हो संघनन अभिक्रिया होती है। संघनन अभिक्रिया में क्या होगा, कोई समूह जुड़ते हैं आपस में, तो संघनन अभिक्रिया द्वारा ये क्या करते हैं, कोई दो समूह हैं उनका संश्लेषण करते हैं, और इनके लिए किसकी आवश्यकता होती है, एटीपी की आवश्यकता होती है। इस एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस एटीपी की आवश्यकता होती है। चलिए अब बात करते हैं अपन एंजाइम के कार्य की। तो देखना अपना टॉपिक है अब एंजाइम के क्या कार्य होते हैं। तो फंक्शंस या वर्क्स ऑफ एंजाइम अपना टॉपिक है, फंक्शंस ऑफ एंजाइम। चलिए देखना एंजाइम क्या करते हैं कि कोई विशेष प्रकार की जो रिएक्शंस होती है उसमें एक जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अब देखना कुछ एंजाइम बता रहा हूं मैं जिनका कहां कहां क्या उपयोग होता है। देखिए डीएनए और आरएनए जानते हो, ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं, और डीएनए को बोला जाता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और इसको बोला जाता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इस पर जब आपका एंजाइम कार्य करता है, डीऑक्सी राइबोज एंजाइम, और वो होता है न्यूक्लियस से, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं। आप पढ़ोगे इसी बायोमोलिक्यूल में आगे। तो देखना यहां पर डीएनए के लिए एंजाइम काम में आएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियेज, और आरएनए के लिए क्या काम आएगा, राइबो न्यूक्लियेज, और ये क्या है आपके एंजाइम। जब इस पर ये एंजाइम कार्य करते हैं तो ये बनाते हैं आपके ओलिगो मोनोन्यूक्लियोटाइड। क्या बनाते हैं, ओलिगो मोनो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। चलिए फिर देखो आप जानते हो अपन ने पढ़ रखा है कार्बोहाइड्रेट में माल्टोज है, माल्टोज का जल अपघटन करवाया जाता है, एक एंजाइम होता है माल्टेज। तो माल्टोज पर जब माल्टेज एंजाइम कार्य करेगा तो वो क्या बनाता है, आपको पता है सब, वाष्पीको इस बात से ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट जानते हो, इस कार्बोहाइड्रेट पे जब एक एंजाइम होता है, ध्यान रखना ये जो माल्टोज एंजाइम है ये आपके आंत रस में आपको देखने को मिलेगा, आंत रस में पाया जाता है। और जो कार्बोहाइड्रेट है उधर जठरस, जठरस जानते हो HCl होता है, जठरस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये किसमें पाया जाता है, उधर में। कार्बोहाइड्रेट पर जब आपका एंजाइम कार्य करता है, कौन सा, एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम कार्य करेगा तो ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में। इसके अलावा आपकी जो लिपिड होती है, वसा होती है, इस लिपिड को आप कन्वर्ट कर सकते हो फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल में या आप बोल सकते हो वसा अम्ल या फैटी एसिड। तो यहां पर एक एंजाइम काम में लिया जाता है और उस एंजाइम का नाम होता है लाइपेज एंजाइम। कौन सा होता है, लाइपेज। आगे देखिए अगले एंजाइम की अपन बात करते हैं। आप जानते हो दूध, दूध से जब आप पनीर बनाते हो तो उसके लिए एक एंजाइम काम में लेते हो, रेनिन नामक एंजाइम। तो दूध से जब पनीर का निर्माण किया जाता है, इसका मतलब है दूध को आप उसको फाड़ सकते हो। तो दूध से जब बनाते हो आप
पनीर। तो एक एंजाइम काम में लिया जाता है, उस एंजाइम को क्या बोला जाता है? रेनिन एंजाइम बोला जाता है। इसके अलावा आपकी जितनी भी पॉलीसेकेराइड होती है, पॉलीसेकेराइड जानते हो, कार्बोहाइड्रेट में पढ़ लिया आपने, और जो बनती है आपकी मुंह में लार की क्रिया द्वारा। जब इस पर टाइलिन एंजाइम कार्य करता है, बायोलॉजी के स्टूडेंट जिसे जानते हैं, टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम जब इस पर कार्य करेगा तो टाइलिन एंजाइम के कार्य करने से ये बना देता है, डेक्सट्रोज में कन्वर्ट कर देता है इसको। किसमें कन्वर्ट कर देगा? डेक्सट्रोज में। इसी प्रकार आपकी जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन है उसको आपको जब पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करना है, प्रोटीन को यदि आपको पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करना है तो यहां पर एक एंजाइम काम में लिया जाता है जिसको बोला जाता है पेप्सिन। तो ध्यान रखना, दूध है, दूध से पनीर बनाने में रेनिन एंजाइम, इसका मतलब ये क्या करता है? दूध को फाड़ने का कार्य करता है। कौन? रेनिन एंजाइम। पॉलीसेकेराइड एंजाइम पर, सॉरी, पॉलीसेकेराइड पर टाइलिन नामक एंजाइम कार्य करेगा तो क्या बनाता है? वो डेक्सट्रोज बनाता है। आपको पता है डेक्सट्रोज क्या एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, शुगर होती है। प्रोटीन से पॉलीपेप्टाइड बनाने में पेप्सिन एंजाइम को काम में लिया जाता है। अब अपना अगला पार्ट है एंजाइम में लास्ट। इस एंजाइम की एप्लीकेशंस, इसके क्या प्रयोग है उसकी बात करते हैं। देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स। एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम। चलिए देखना एंजाइम। अभी अपन एक चीज पढ़ी थी कि रेनिन एंजाइम है, उसका उपयोग आप करते हो किसमें बनाने में? क्या बनाने में? पनीर बनाने में करते हो। इसके अलावा एंजाइम का उपयोग, जैसे किण्वन वगैरह की क्रिया होती है तो वहां पर जाइमेज नामक एंजाइम काम में लेते हो आप। एल्कोहल वगैरह बनाने में भी किसका प्रयोग कर सकते हो आप? एंजाइम का। इसके अलावा मानव शरीर की जितने भी डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें भी क्या भाग लेते हैं? एंजाइम भाग लेते हैं। पाचन की क्रिया में आपके एंजाइम काम लेते हैं। इसके अलावा जो डिजीज वगैरह होती है, जो रोग वगैरह हो जाते हैं, यानी रोगों की जो रोकथाम है, उसमें भी आप क्या काम में लेते हो? विभिन्न प्रकार के एंजाइम काम में लेते हो। एक होता है एंजाइम ट्रायोसिनेज, इसको बोला जाता है ट्रायोसिनेज। इस ट्रायोसिनेज एंजाइम की कमी से एक रोग हो जाता है और उस रोग को बोला जाता है एल्बिनिज्म रोग। ट्रायोसिनेज की कमी से एल्बिनिज्म रोग हो जाता है और एक एंजाइम होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? यहां लिख रहा हूं मैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। इस स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है जो आपके हार्ट के जितने भी पेशेंट होते हैं, हृदय रोगी है, उनके उपचार में किया जाता है। ये जो एंजाइम क्या करता है? जो ब्लड की क्लोटिंग होती है, जो रक्त का थक्का होता है, उसको क्या कर देता है? ब्लड क्लोटिंग को सोल्यूबल कर देता है, यानी क्लोटिंग बनने नहीं देता है। ये यूजेज है एंजाइम की। इसी प्रकार इसके औद्योगिक उपयोग भी है, लेबोरेटरीज उपयोग भी है। तो जहां तक आपके क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है एंजाइम में, वो मैंने सब करवा दिया। साथ ही यदि वीडियो क्लास आपको पसंद आ रही है तो इसको अपने यार दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट द्वारा सुझाव दीजिए। थैंक्स।